के शुरुआत में ही एक बंदा पुलिस से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है और इसी तरह भागते भागते वो बंदा किसी जगह पर आता है जहाँ पर इसको हमारा हीरो नजर आता है। लेकिन वो बंदा हमारे हीरो को देख के फिर वहाँ से भागने लगता है और इसी तरह वो किसी घर के पास आता है जहाँ पर वो एक औरत को बुलाता है, मैरी। जब मेरी अपना खिड़की का दरवाजा ओपन करती है तो ये बंदा मेरी से कहने लगता है, मेरी प्लीज दरवाजा खोलो। कि तभी पुलिस इधर उधर से आकर इस आदमी को घेर लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद मूवी फिर से 6 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी क्यूट एंड स्वीट फैमिली को दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स हीरो का नाम है जॉर्ज और हीरोइन का नाम है रानी। और फिलहाल इन दोनों के बीच एक बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। सिंपल से मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ, सुनिए। ऑफ कोर्स जॉर्ज का एक केबल टीवी का ऑफिस होता है। तो कुछ सालों पहले रानी के फादर ने कुछ जमीन जॉर्ज को दे दिया था और जॉर्ज उस जमीन पर एक थिएटर कंस्ट्रक्शन किया और ऑफ कोर्स वो थिएटर अच्छा खासा भी चल रहा है। और इसी दरमियान में जॉर्ज एक मूवी का प्रोडक्शन भी करना चाहता है और इसके लिए इसने एक स्क्रिप्ट राइटर को तकरीबन 1 लाख रुपए एडवांस पे दे रखा है और ओवरऑल से खर्चा इसको 1.3 लाख हो चुका है। लेकिन यहाँ पर रानी जॉर्ज को समझाने लगती है, हमारे दो बेटियां हैं, क्या तुम उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो? हमें उनकी शादी करनी है। अगर तुम इस तरह से पैसे बर्बाद करोगे तो तुम अपने बेटियों की शादी कैसे करोगे? लेकिन जॉर्ज बचपन से ही मूवी इंडस्ट्री जाना चाहता है, ये इसका ख्वाब है। खैर इनके घर के बगल में एक छोटी सी फैमिली रहती है। बंदे का नाम है साबू और बंदी का नाम है सरिता। साबू हर हमेशा शराब पी के अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता है और बीच बीच में जॉर्ज और रानी आकर सरिता को बचाते रहते हैं। और उसी तरह जॉर्ज और रानी कई सारी बार सरिता को समझा चुके हैं कि तुम अपने पति की कंप्लेंट पुलिस में करवा दो, पुलिस वाले साबू को सुधार देंगे। लेकिन सरिता को ये बात पसंद नहीं होती। जॉर्ज की एक बड़ी बेटी होती है और इसका नाम है अंजू और फिलहाल अंजू अपने हायर स्टडीज कर रही होती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि अंजू के साथ ही वो हादसा पेश आया था। तो उस हादसे को गुजरे हुए तकरीबन 6 साल बीत चुके हैं और इसके बावजूद भी वहाँ के गाँव वाले कुछ लोग होते हैं वो काफी सारे रूमर्स फैलाने लगते हैं कि अंजू का और उस लड़के का अफेयर चल रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जॉर्ज गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं देता। खैर उसके बाद जॉर्ज अपने केबल टीवी ऑफिस आता है और यहाँ पर जॉर्ज अपने ऑफिस में 2 सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉलेशन किया है और इसी तरह अपने थिएटर के पास भी, और उन दोनों कैमरे का कनेक्शन ये अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है ताकि जॉर्ज घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने ऑफिस पर नजर रखे। तो जॉर्ज के ऑफिस के पास ही एक छोटी सी होटल होती है और होटल का ओनर का नाम है सुलेमान। उसके बाद जॉर्ज के थिएटर को दिखाया जाता है और जॉर्ज ने अपने थिएटर के नाम रानी ही रखा होता है, मतलब इसके पत्नी का नाम। कि तभी यहाँ पर एक बंदा जॉर्ज से मिलने के लिए आता है और इसका नाम है प्रभाकर। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रभाकर वरुण का फादर है, वही अरुण जो जॉर्ज की फैमिली ने मार दिया था। लेकिन ऑफकोर्स आप जानते हो ना कि जॉर्ज ने वरुण की लाश कहाँ पर छुपाई है, वो किसी को नहीं बताई। तो यहाँ पर प्रभाकर इसी बात को पूछने के लिए वो जॉर्ज के पास आता है। तो जॉर्ज प्रभाकर को साफ इनकार कर देता है और उसे कहने लगता है कि मैं चाहकर भी आपको वो बात नहीं बता सकता क्योंकि वो चीज मेरे हाथ में अब नहीं है। ये सुनने के बाद बेचारा प्रभाकर डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉर्ज की छोटी बेटी को दिखाया जाता है और इसका नाम है अनु, जो फिलहाल किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है और आज इनका आखिरी दिन है और इसके बाद ये लोग अपने अपने घर जाने वाले हैं। यहीं पर इसका एक दोस्त होता है। तो अनु अपने दोस्त से पूछने लगती है कि तुम हॉलिडेज में क्या करने वाले हो? तो वो लड़का अनु से कहता है कि हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, क्या तुम उस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी सुनना चाहोगी? तो अनु एक्साइटेड होके हाँ कहने लगती है। उसके बाद वो लड़का अनु को अपनी शॉर्ट फिल्म की कहानी सुनाने लगता है कि एक दिन बहुत जबरदस्त बारिश हो रही होती है और किसी घर में एक टीनेज लड़की सो रही होती है। तो जब वो लड़की बाथरूम जाने के लिए अपनी नींद से जागती है तो वो लड़की ये नजारा देखती है कि एक बंदा एक लड़की को अपने कंधे में उठाकर किसी जगह पर लाता है और वहाँ पर गड्ढा खोदने लगता है। कि तभी उसकी नजर इस लड़की पर पड़ती है और इस लड़की को देखने के बाद वो बंदा फौरन इस लड़की के पास आकर इसका गला पकड़ लेता है। लेकिन बैम, ये सारा सब कुछ उस लड़की का वहम होता है, ख्वाब होता है। लेकिन जब वो लड़की अपनी नींद से जागती है तो बाहर का नजारा देखकर ये शॉक में रह जाती है। तो इस तरफ अनु अपने फ्रेंड से पूछने लगती है तो उस लड़की ने क्या देखा था? तो वो लड़का अनु से कहने लगता है अभी तक तो मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं इस शॉर्ट फिल्म का किस तरह से एंडिंग करूं। मतलब वो लड़का अनु के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करने लगता है। उसके बाद जॉर्ज एक बंदे से जा मिलता है और इसका नाम है विनय चंद्रन, शॉर्टकट में विनय। और ये बंदा और कोई नहीं जॉर्ज की फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर होता है और जॉर्ज ने इसी बंदे को 1 लाख रुपए एडवांस दिया है।
लेकिन यहाँ पर जॉर्ज अपनी फिल्म की क्लाइमैक्स को लेकर ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। खैर इस तरफ रानी को कहीं पर भी जाना होता है तो वो सरिता को अपने साथ ले लेती है और यहाँ पर ये दोनों अपने अपने घर के प्रॉब्लम्स शेयर करने लगते हैं और रानी ये चाहती है कि ये जल्द से जल्द अंजू की शादी करवा दे। तो जब कभी भी संडे होता है तो जॉर्ज अपने फ्रेंड के पास जाता है शराब पीने के लिए और इस बंदे का नाम है राजन। और राजन किसी ड्रामा में काम कर रहा था और इसके लिए जॉर्ज राजन को अपनी फिल्म में एज एक्टर की तरह ले रहा है। तो यहाँ पर राजन जॉर्ज से कहने लगता है, अरे भाई तुम 2 साल से यही बात कह रहे हो कि तुम्हारी फिल्म स्टार्ट होने वाली है, आखिरकार तुम्हारी फिल्म स्टार्ट होगी या नहीं। तो जॉर्ज कहने लगता है, अरे भाई थोड़ा सब्र करो, तुम जानते हो ना थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ रहा है, इसीलिए मेरी फिल्म थोड़ा डिले हो रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। और जॉर्ज जब कभी भी अपने फ्रेंड के पास आता है तो वो ड्राइव करते हुए अपने घर नहीं जाता, किसी लॉज में रात बिताकर सुबह सवेरे अपने घर जाता है। तो इस तरह से जब कभी भी ऐसी हालत आती है तो रानी सरिता को अपने घर बुला लेती है अपने साथ सोने के लिए, मतलब कुछ कंपनी वगैरह देने के लिए। और इसी बातों ही बातों में सरिता रानी को इस गांव में जो रूमर फैल रहा है वो रूमर रानी को सुनाने लगती है कि उस दिन रात अंजू ने ही उस लड़के को अपने घर बुलाया था और जॉर्ज ने उन दोनों को कुछ ऐसे पोजीशन में देख लिया जिसकी वजह से जॉर्ज ने उस लड़के को मार दिया। यह सुनना ही था, बेचारी रानी इमोशनल हो जाती है और वो सरिता को बताने लगती है कि ये सारा सब कुछ गलत है और ऐसा बताते बताते रानी अपना मुंह बंद कर देती है, वो आगे की बात नहीं बताती। खैर जब सुबह सवेरा होता है तो सरिता जॉर्ज के घर से बाहर आती है और तभी जॉर्ज भी अपने घर आ रहा होता है। तो ऑफकोर्स सरिता के माथे पर कुछ चोट होती है तो जॉर्ज सरिता से पूछने लगता है तो सरिता बताने लगती है, हाँ मेरे हस्बैंड ने मारा है। तो जॉर्ज फिर से सरिता को यही एडवाइस देने लगता है कि तुम फौरन पुलिस के पास चले जाओ, यही बेहतर तरीका है। अब चूंकि अनु भी अपने घर आ चुकी है तो अनु अपने बाप को देखकर गले लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर नोटिसेबल बात यह है कि रानी नहीं चाहती कि अनु ऐसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े सिर्फ रात में ही पहने जाते हैं। लेकिन अनु थोड़ी मॉडर्न किस्म की लड़की होती है और मूवी के दरमियान में रानी हर हमेशा अनु को यही बात समझाती रहती है कि तुम कुछ ढंग के कपड़े पहना करो। खैर उसके बाद जब ये सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो रानी फौरन अंजू की शादी की बात जॉर्ज के सामने रखती है। ये सुनने के बाद अंजू साफ इनकार कर देती है कि अभी इसे शादी नहीं करनी, इसे और पढ़ाई करनी है। तो जॉर्ज भी अपने बेटी की बातों पर सहमत होता है, लेकिन रानी अंदर से घबराई हुई रहती है उस हादसे को लेकर जो अंजू के साथ हुआ। और ऑफ कोर्स इस गांव में काफी सारे रूमर्स भी चल रहे हैं जिसकी वजह से अंजू पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। खैर जैसा मैंने पहले कहा था कि इस गांव में कुछ लोग हैं जो हर हमेशा जॉर्ज के बारे में ही बात करते रहते हैं, उसकी फैमिली के बारे में ही बात करते रहते हैं, और वो भी सुलेमान के होटल में आकर। कि तभी वहाँ पर ये बंदा आता है और इस बंदे का नाम है जोस, जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, इधर उधर भाग रहा था पुलिस से बचते हुए, यही बंदा है ये। तो उस होटल में जो लोग बैठकर जॉर्ज की फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो बातें जॉस की कान में पड़ जाती है और जब जॉस उसके बारे में डिटेल में पूछने ही वाला होता है कि तभी इस होटल के बाहर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जब कभी भी जॉस जॉर्ज के बारे में सुनने वाला होता है तो कोई ना कोई घटना होती रहती है। खैर उसके बाद यहाँ पर अनु अपने फादर से परमिशन पूछने लगती है कि अनु और अंजू ये दोनों अनु के फ्रेंड्स के घर जाएंगे 2 दिन के लिए चिल मारने के लिए। कि तभी वहाँ पर रानी आती है और रानी अनु को साफ मना कर देती है। लेकिन जॉर्ज अनु से कहने लगता है कि बेटा इस बार तुम उनके घर मत जाना, इस बार तुम अपने सारे फ्रेंड्स को अपने घर बुलाओ, हम ट्रीट देंगे, चिल मारेंगे। तो अनु भी इस बात से खुश होती है कि तभी अंजू को पुलिस कार की सायरन सुनाई देने लगती है। वो आवाज सुनने के बाद अंजू घबराने लगती है और देखते ही देखते वो पुलिस कार इनके गली से गुजर जाती है। तब जाके अंजू शांत होती है। तो इस तरफ जोस मेरी के पास आता है, मेरी इसकी वाइफ। यहाँ पर जोस की ये कहानी होती है कि एक दिन जोस ने शराब पी के मेरी के भाई को मार दिया बाय मिस्टेकली, और इसी की वजह से जोस पुलिस से बचते हुए इधर उधर भाग रहा था। लेकिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसी की वजह से मेरी जोस को एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब मेरी जोस को अपने घर से बाहर भगा देती है। और वहाँ से जोस सुलेमान के होटल आता है कुछ काम वगैरह मांगने के लिए। सुलेमान कहता है मेरे यहाँ पर क्या काम होगा, और हाँ जॉर्ज ने एक नया थिएटर ओपन किया है, तुम जॉर्ज से बात करके देखो, वहाँ तुमको कुछ काम मिल जाए। उसके बाद किसी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है CI फिलिप, और कोई बंदा इसे फोन करके कुछ नाम बताता है। और यहाँ पर जब जॉर्ज की फैमिली खाना बना रहे होते हैं तो अंजू घबराते हुए अपने बाप से आकर कहती है कि पापा बाहर पुलिस आई है। तो जॉर्ज अंजू को समझाने लगता है बेटा घबराओ मत, अगर पुलिस हमारा दरवाजा खटखटाए तो तुम जाके दरवाजा ओपन करो, डरो मत।
तो सेम उसी तरह से जॉर्ज के घर पुलिस आती है और अंजू उस दरवाजे को ओपन करती है। ओपन करने के बाद फिर से अंजू घबराते हुए जॉर्ज के पास आकर कहने लगती है कि पापा वो लोग मम्मा के बारे में पूछ रहे हैं। ये सुनने के बाद जॉर्ज और रानी घबरा जाते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली रानी ने साबू के खिलाफ कलेक्ट्रेट में कंप्लेंट किया था और इसी पूछताछ के लिए पुलिस जॉर्ज के घर आई है। और पुलिस जाते जाते साबू को वार्न करने लगती है, अगर तुमने दोबारा अपनी पत्नी को मारा तो तुम्हारी खैर नहीं। और तब से लेते हुए साबू जॉर्ज की फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो उसी दिन रात जब अंजू सो रही होती है तो इसके सामने गीता आती है और गीता अंजू से पूछने लगती है, तुम मेरे बेटे को मार के चैन की नींद सो रही हो। और एक्चुअली उस हादसे के बाद अंजू को बार बार ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। तो दूसरे दिन जॉर्ज और रानी ये दोनों अंजू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो डॉक्टर इनको बताने लगती है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, लेट हर हैंडल। अभी तो धीरे धीरे इसकी हालत बदल रही है, अगर इसे ज्यादा दौरे पड़ने लगे तो ये दौरे फिट्स में बदल सकते हैं। इसीलिए जॉर्ज और रानी अंजू को बहुत केयर करते रहते हैं। इस तरफ जोस अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि ऑफकोर्स इसकी बीवी ने इसे ठुकरा दिया। तो ये अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ तुम मेरी के पास जाकर उसे समझाओ ना, मुझे एक्सेप्ट कर ले। तो इसकी माँ कहती है मैं बात करके देखती हूँ। उसके बाद एक और धांसूदार बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है रॉय। ऑफ कोर्स पुलिस वाला है ये। खैर उसके बाद यहाँ पर अनु के सारे फ्रेंड्स अनु के घर आते हैं, चिल मारते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। और इसी दरमियान में रानी ये देखती है कि अनु कहीं दूर किसी लड़के से बात कर रही होती है। ये देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो अनु को अपने पास बुलाकर डांटने लगती है कि तुम ग्रुप में होने के बजाय उस लड़के से अकेले में क्या बात कर रही हो। कि तभी वहाँ पर जॉर्ज आता है और जॉर्ज रानी को समझाकर वहाँ से भेज देता है। खैर थोड़ा बहुत चिल मारने के बाद अनु के सारे फ्रेंड्स बाय बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब चूंकि आज संडे है तो रानी सरिता के पास जाकर आज रात इसे अपने घर इनवाइट करती है क्योंकि हर संडे जॉर्ज अपने घर नहीं होता। खैर इस तरफ जोस की माँ मेरी के पास जाती है, उसे समझाने लगती है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मेरे बेटे को माफ कर दो। जब जोस की माँ बाहर आती है जोस को बताने लगती है सब्र करो, टाइम लगेगा, इतना जल्दी मेरी तुम्हें एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। खैर उसके बाद सरिता उसी रात रानी के घर जाती है सोने के लिए और इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है। और दूसरे सीन में हमें ये बात पता चलता है कि एक्चुअली ये दोनों अंडर कवर ऑफिसर्स है और इन दोनों को रॉय ने वहाँ पर रखा है जॉर्ज की फैमिली पर नजरें रखने के लिए। गजब ना। खैर तभी वहाँ पर सीआई फिलिप आता है और इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है और फिलिप को बताने लगता है कि ये दोनों पिछले 2 साल से जॉर्ज की फैमिली के बगल में रहते हैं और इन दोनों ने जॉर्ज की फैमिली के घर में बग भी फिक्स किया है, बेडरूम में, लिविंग रूम में, बाथरूम में वगैरह वगैरह, ताकि ये दोनों जॉर्ज की फैमिली की बातों को सुन सके। लेकिन इन 2 सालों में जॉर्ज ने उस हादसे के बारे में एक बात भी बाहर नहीं निकाली, ना ही वो रानी को उस हादसे के बारे में बताया। मतलब जॉर्ज ने वरुण की लाश को कहाँ पर दफनाया। और जब कभी भी सरिता रानी के घर सोने आती थी तब सरिता रानी को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ रूमर्स बता रही होती है ताकि किसी भी तरह करके रानी सच बताए सरिता को। खैर उसके बाद रॉय जो दृश्यम 1 की स्टोरी है वो सारी की सारी स्टोरी इन तीनों लोगों को सुनाने लगता है और इसी तरह रॉय इन तीनों को बताने लगता है कि हमको सीक्रेटली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इस तरफ जॉर्ज अपने फ्रेंड राजन के ऑफिस जाता है शराब पीने के लिए और इसी दरमियान में हमें ये बात पता चलती है कि राजन का फ्रेंड जो दुबई में रहता है वो जॉर्ज की मूवी में प्रोड्यूस करना चाहता है और कुछ ही दिनों बाद राजन का फ्रेंड इंडिया आने वाला है। और इस तरफ ये पुलिस वाले बहुत सीक्रेट तरीके से उस केस की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू कर देते हैं। और इसी तरह सरिता भी बार बार रानी को उस इंसिडेंट के बारे में उकसाने लगती है, लेकिन रानी अपना मुंह नहीं खोलती क्योंकि रानी को खुद नहीं पता कि जॉर्ज ने वरुण की लाश को कहां पर दफन किया था। और इसी बीच में जॉर्ज को यह बात पता चल जाती है कि पुलिस किसी चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस एक बंदे के पास जाते हैं और वो बंदा उस रात का इंसिडेंट याद करके पुलिस को बताने लगता है कि उसने उस रात जॉर्ज की कार को देखा था इस रास्ते पर जाते हुए और वो रास्ता सेंट जोसेफ चर्च सेमेंट्री के पास जाता है। तो रॉय ये डिटेक्ट करने लगता है कि शायद जॉर्ज ने वरुण की लाश को वहीं पर दफन किया होगा ताकि किसी को भी शक ना हो। जब रानी और सरिता चर्च जाकर वापस आ रहे होते हैं तो इसके सामने पुलिस की कार जा रही होती है। यह पुलिस को देखकर रानी घबराने लगती है, लेकिन सरिता नाटक करते हुए रानी को संभालने लगती है। उसके बाद एक दिन जब जॉर्ज सुलेमान के होटल जा रहा होता है तो रास्ते में इसको जोस मिलता है और जोस जॉर्ज के बारे में हालचाल पूछने लगता है। और ऑफ कोर्स जोस कौन है जॉर्ज को नहीं पता, तो जॉर्ज भी जोस को हाय हेलो बोल के वो होटल में आ जाता है। होटल में आने के बाद जॉर्ज सुलेमान से पूछने लगता है कौन था वो बंदा,
मुझसे ऐसे बात कर रहा था कि वो मुझे बहुत दिनों से जानता है। तो सुलेमान जॉर्ज को जोश के बारे में बताने लगता है। खैर उसके बाद सरिता रानी के पास आकर फिर से एक आग लगाने लगती है। वो कहने लगती है कि दीदी, पुलिस को शक है कि शायद जॉर्ज ने सेंट जोसेफ चर्च सेमेट्री के पास उस लाश को छुपाया है। ये सुनने के बाद रानी घबराते हुए जॉर्ज को फोन करती है और फौरन वो घर पर आने के लिए कहती है। जब जॉर्ज घबराते हुए अपने घर आता है तो इस तरफ साबू और सरिता ये दोनों इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ आने के बाद रानी जॉर्ज से पूछने लगती है, अब तो भी बता दो कि तुमने उस लाश को कहाँ पर छुपाया है, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? तो फाइनली जॉर्ज रानी को बताने लगता है, नहीं, मैं उसके बारे में तुमको नहीं बताने वाला, प्लीज तुम अगली बार इस बारे में बात मत करो। यह सुनने के बाद इस तरफ साबू और सरिता डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मतलब जॉर्ज किसी भी हालत में उस टॉपिक को बाहर नहीं लाना चाहता। इस तरफ जब जोश सुलेमान के होटल से बाहर आता है तो तभी उसकी नजर उस पुलिस स्टेशन पर पड़ती है और इस पुलिस स्टेशन को देखकर जोश को वो पुराना वाला इंसिडेंट याद आने लगता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और तभी फिलिप को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि एक बंदा जॉर्ज के बारे में जानता है। यह सुनने के बाद रॉय जोश को अपने ऑफिस बुलाता है और यहाँ पर जोश पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने से पहले पुलिस से कुछ अमाउंट डिमांड करने लगता है कि इसको 5 लाख रुपए चाहिए। यह सुनने के बाद रॉय फौरन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जोश उस रात का इंसिडेंट बताने लगता है जिसकी वजह से रॉय वहीं पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद रॉय प्रभाकर और गीता को अपने ऑफिस बुलाता है और ये दोनों जोश के सामने 5 लाख रुपए रख देते हैं और तब जाके जोश पुलिस वालों को असली सच बताने लगता है कि जॉर्ज ने वरुण की लाश को और कहीं नहीं सीआई फिलिप की पुलिस स्टेशन के अंदर ही छुपाया है और 6 साल पहले ये पुलिस स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन में था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभाकर रॉय से कहता है, हाँ, एक दिन जॉर्ज ने मुझसे यही कहा था, अगर मैं आपको बता भी दूं तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफकोर्स उसने वरुण की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाया है। उसके बाद रॉय अपने हायर ऑफिशियल के पास जाता है और जो कुछ हुआ वो उसे बताने लगता है और परमिशन लेने लगता है कि वो उस पुलिस स्टेशन की खुदाई करे। और रॉय अपनी टीम को बुलाकर ये एडवाइस देने लगता है कि ये खुदाई बहुत सीक्रेट तरीके से होनी चाहिए। जब स्केलेटन बाहर आएगा तब जाके हम मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन देंगे, तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उसी तरह से उसी वक्त उस पुलिस स्टेशन की खुदाई शुरू हो जाती है और पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि वहाँ के काम वालों को मुतने भी जाने नहीं देती। और इसी दरमियान में जब जॉर्ज अपना फोन लेता है सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए तो वो ये नज़ारा देखकर शॉक में रह जाता है कि पुलिस स्टेशन की खुदाई हो रही है। ये देखकर जॉर्ज घबरा जाता है और वो फौरन अपने केबल टीवी ऑफिस भागने लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिलिप का पुलिस स्टेशन जॉर्ज के केबल टीवी के पास ही होता है और इसीलिए जॉर्ज ने सीसीटीवी कैमरा फिट किया है। तो इस तरफ खुदाई करने पर एक स्केलेटन बाहर आता है और पुलिस इन स्केलेटन के टुकड़ों को फोरेंसिक लैब भेज देती है और ये चीज जॉर्ज अपने टीवी में देख लेता है। और तभी विनय अपने टीवी में ये न्यूज देखता है कि वरुण के केस में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने खुदाई के दौरान एक स्केलेटन बाहर निकाला है और जॉर्ज को सस्पेक्ट मान रहे हैं। खैर इसके बाद रॉय प्रभाकर और गीता को अपने ऑफिस बुलाता है और उस स्केलेटन के डिटेल्स बताने लगता है कि मरने वाले की एज तकरीबन 14 से 20 साल होगी और उसके स्कल पर भी एक क्रैक है। डीएनए रिपोर्ट्स अभी बाकी है। अब चूंकि पुलिस वालों को एक स्केलेटन मिला है, इसकी वजह से जॉर्ज का केस फिर से कोर्ट में चला जाता है। और यहाँ पर जॉर्ज की लॉयर का नाम है रेणुका। रेणुका जज से कहने लगती है कि ये कोई केस ही नहीं है, लेकिन गीता का लॉयर कुछ समय मांगता है जज साहब से। तो जज उसी तरह से एक दिन का वक्त देता है कुछ सबूत पेश करने के लिए। उसके बाद रॉय जॉर्ज की फैमिली को अपने ऑफिस बुलाता है और इसे पूछने लगता है कि बताओ तुमने वरुण को क्यों मारा। यह सुनने के बाद जॉर्ज साफ इनकार कर देता है कि सर, मैंने किसी को नहीं मारा, उस रात मैं मेरे घर में था। लेकिन तभी रॉय जॉर्ज को वहाँ पर लाता है एज ए आई विटनेस की तरह। लेकिन इसके बावजूद भी जॉर्ज साफ इनकार कर देता है कि इसकी फैमिली ने किसी का भी कत्ल नहीं किया। यह सुनने के बाद गीता को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन जॉर्ज के पास आकर एक थप्पड़ मार देती है। और तभी वहाँ पर ये दोनों बंदे आते हैं, साबू और सरिता, और इन दोनों का असली चेहरा देखकर जॉर्ज की फैमिली शॉक में रह जाती है। उसके बाद गीता अंजू के पास आकर ऊंची आवाज में उसे पूछने लगती है, बताओ तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? तुमने ही ना उस रात मेरे बेटे को अपने घर बुलाया था। लेकिन जॉर्ज गीता को समझाने लगता है कि सर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी हालत ठीक नहीं है। जब गीता जोर जोर से अंजू को पूछ रही होती है तो तभी अंजू को फिट्स आने लगता है और वो नीचे बेहोश गिर जाती है। उसके बाद पुलिस अंजू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यह देखने के बाद फाइनली जॉर्ज रॉय से कहने लगता है,
सर जो कुछ हुआ मैं आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। उसी तरह रॉय जॉर्ज को किसी कमरे में लाता है और जो कुछ हुआ वो बताने लगता है। मतलब यहाँ पर जॉर्ज कुछ झूठी कहानी रॉय को बताने लगता है कि एक दिन वरुण ने जॉर्ज के घर आया था और अनजाने में जॉर्ज ने वरुण के सर पे लाठी मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उस वक्त वो पुलिस स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन में था और जॉर्ज ने वरुण की लाश को वहाँ पर दफना दिया। लेकिन दफनाने के बाद जॉर्ज ने वरुण के कपड़ों को और अपने हथियार को किसी जगह पर बचा के रखा है एज ए सबूत की तरह। और जॉर्ज रॉय से कहता है, सर वो सबूत कहाँ पर है, मैं आपको बताऊंगा। इस तरफ गीता ये चाहती है कि जॉर्ज की पूरी फैमिली जेल जाए, सिर्फ जॉर्ज नहीं। लेकिन रॉय गीता को समझाने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, देखते हैं पहले जॉर्ज के पास क्या क्या सबूत है और उसके मुताबिक हम जॉर्ज की फैमिली पर एक्शन लेंगे। मतलब गीता के सर पर रिवेंज का भूत सवार होता है। उसके बाद दूसरे दिन पुलिस जॉर्ज के पास आकर जॉर्ज को कस्टडी में लेती है। जॉर्ज को कस्टडी में लेने के बाद फिलिप जॉर्ज को कोर्ट ले जाने लगता है और इस तरफ रॉय प्रभाकर और गीता को अपने गेस्ट हाउस बुलाता है और कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो फिलिप को अपडेट करने के लिए कहता है। और इसी दरमियान में विनय बंदा रॉय के पास आता है और ऑफ कोर्स विनय एक एक्टर है तो रॉय विनय को देखकर पहचान लेता है। और भाई साहब यहाँ पर मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। तो यहाँ पर विनय इन तीनों को बताने लगता है कि 2 साल पहले जॉर्ज मेरे पास आया था अपनी कहानी लेकर, लेकिन जॉर्ज अपनी कहानी के क्लाइमैक्स को लेकर कुछ सेटिस्फाई नहीं था, वो चेंज करना चाहता था। इस तरह से कहते हुए विनय इन तीनों को जॉर्ज की मूवी की स्टोरी सुनाने लगता है कि कृष्णा कुमार नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है ज्योतिष, जो पढ़ाई कर रहा होता है और उसी तरह ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। और उसी कॉलेज में एक और बंदा भी पढ़ रहा होता है जिसका नाम है बिनुराज और ये भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये दोनों मारपीट में उतर जाते हैं। इसी तरह से एक दिन बिनुराज ज्योतिष के घर आता है और फिर से इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और इसी हाथापाई के दौरान ज्योतिष बिनुराज को मार देता है और तभी उसी वक्त ज्योतिष के माँ बाप वहाँ पर आते हैं। तो बिनुराज की लाश देखकर कृष्ण कुमार ज्योतिष को और उसकी माँ को कहीं पर भेज देता है और कृष्ण कुमार बिनुराज की लाश को लेकर किसी पार्टी ऑफिस के पास जाता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है और कृष्ण कुमार बिनुराज की लाश को वहाँ पर दफना देता है। ये कहानी सुनने के बाद ये चारों लोग समझ जाते हैं, अच्छा जॉर्ज ने अपनी कहानी को एज ए मूवी की तरह बनाना चाहता है। गीता विनय से पूछने लगती है तो फिर क्यों जॉर्ज ने अपनी मूवी नहीं बनाई? तो विनय कहने लगता है एक्चुअल से जॉर्ज इस मूवी के क्लाइमैक्स पर कुछ ज्यादा सेटिस्फाई नहीं था और ठीक 6 महीने पहले जॉर्ज ने एक नॉवल लिखा और वो पब्लिश किया और उसने अपने नाम पे नहीं बल्कि मेरे नाम पे उस नॉवल को पब्लिश किया। तभी फिलिप रॉय को फोन करके ये बताता है कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। ये सुनने के बाद रॉय के होश उड़ जाते हैं। मतलब जॉर्ज ने अपना जुर्म रॉय के सामने कबूल किया लेकिन कोर्ट के सामने नहीं। और इस तरफ रेणुका जज को एक बुक दिखाकर बताने लगती है कि पुलिस ने मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती अपना जुर्म कबूल करवाया और वो स्टोरी इस बुक से इंस्पायर होके ली गई है और इस बुक का नाम है दृश्यम। और इसीलिए जॉर्ज ने अपनी कहानी को पहले एज ए नॉवल की तरह पब्लिश किया। खैर इस तरफ विनय इन तीनों को बताने लगता है कि एक दिन जॉर्ज मेरे पास आया और उसने उस वक्त अपने मूवी की एक नया क्लाइमैक्स लिखा था कि अगर पुलिस उस लाश को ढूंढ लिया तो फर्दर प्रोसेस क्या होगा। तो विनय अपने किसी पुलिस फ्रेंड से पूछकर सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन जॉर्ज को बता दिया था और वही क्लाइमैक्स जॉर्ज अब फॉलो कर रहा है। तो गीता विनय से पूछने लगती है उस मूवी का क्लाइमैक्स क्या है। कि तभी फिलिप रॉय को फोन करके एक बात बताता है। ये सुनने के बाद इन सारे लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअल से बात यह है कि जो स्केलेटन पुलिस स्टेशन में पाया गया था उसके डीएनए रिपोर्ट्स आ चुके हैं और इस रिपोर्ट्स में ये है कि वो स्केलेटन वरुण का नहीं है। बात खत्म, केस क्लोज। उसके बाद विनय इन तीनों को उस मूवी का क्लाइमैक्स बताने लगता है। खैर सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। वो इंसिडेंट होने के बाद जॉर्ज हर वक्त अखबार में एक लाश को ढूंढ रहा होता है जो एक लड़के की हो और उसकी उम्र तकरीबन 20 साल की हो और उसकी मौत सर पर चोट होने की वजह से हो। तो ये क्या 2 साल सर्च करने पर जॉर्ज को एक लाश मिल जाती है और उस वक्त जॉर्ज इस बंदे के पास जाता है जो खबर खोदता है ना और धीरे धीरे करते इससे दोस्ती करने लगा। और एक दिन जॉर्ज ने इस बंदे को पैसे देकर कुछ हेल्प मांगी और इसी तरह वो बंदा उस खबर को खोद के कुछ हड्डियां लेकर जॉर्ज को दे दिया और जॉर्ज उस अनजान बंदे की हड्डियां अपने पास रखा है। तो ऑफकोर्स जब कभी भी पुलिस किसी लाश को फाइंड आउट करती है, किसी स्केलेटन को फाइंड आउट करती है, तो पुलिस उस स्केलेटन के टुकड़ों को फोरेंसिक लैब भेजती है
तो जॉर्ज उस फोरेंसिक लैब जाता है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और धीरे धीरे जॉर्ज उस सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती करने लगता है और ये और कोई नहीं राजन होता है जो जॉर्ज की फिल्म में एक्टिंग करने वाला है। मतलब ये सारा प्रोसेस होने में जॉर्ज को तकरीबन 3 या 4 साल लग गए। और उस दिन जॉर्ज को ये बात पता चली कि पुलिस अपने ही पुलिस स्टेशन में खुदाई कर रही है और उस वक्त जॉर्ज अपने ही ऑफिस में छुपाए हुए उन हड्डियों को बाहर निकालता है। और जब पुलिस वरुण के हड्डियों को गैदर कर लिया था, वो हड्डियां फोरेंसिक लैब जाते हैं और जॉर्ज मौका देकर राजन के पास जाता है, उसे शराब पिलाता है, उसे बेहोश कर देता है और जॉर्ज उन हड्डियों को रिप्लेस कर देता है। मतलब वरुण के हड्डियों को अपने बैग में भर लेता है और किसी अनजान बंदे के हड्डियों को वहाँ पर रख देता है। और इसीलिए डीएनए में ये रिपोर्ट आई थी कि वो हड्डियाँ वरुण के नहीं है। और उसके बाद जॉर्ज वरुण के हड्डियों को किसी जगह पर लाकर उसे डिस्पोज कर देता है। इस तरह से जॉर्ज इस केस से रिहा हो जाता है और वो बहुत फख्र से रॉय के सामने ही गुजरने लगता है। रियली दिस इज अ डैम गुड मैन। लेकिन बाद में हमें ये बात पता चलती है कि जॉर्ज ने कुछ हड्डियों को बचा के रखा है ताकि वरुण का अंतिम संस्कार कर सके। और जॉर्ज उन हड्डियों को, कुछ पैसों को और एक लिफाफे को किसी पंडित के घर भेज देता है और वो पंडित प्रभाकर और गीता को अपने पास बुलाता है। इस तरह से प्रभाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। और फाइनली हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली जॉर्ज पुलिस पर नजरें रखे हुए था, ना ही कि पुलिस इस पर। इस तरह से ये मूवी